सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, मुल्क का सियासी मंजरनामा हर गुजरते दिन के साथ गैर यकीनी और इंतशार की सी सूरत इख्तियार कर रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत की ट्वीट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। एक तरफ सदर का कहना है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए थे। अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। जो इसके रद्दअमल में वजारत कानून का कहना है कि सदर का यह इकदाम आइन व कानून की रूह के मुनाफी है। अब कानून बन चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता। आज निगरान वजीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वजीर कानून ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल 75 ये कहता है जनाब, सदर के पास अगर कोई बिल जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं। एक इख्तियार तो ये होता है कि उस पर सिग्नेचर कर दें जिस मकसद के लिए उनके पास गया होता है, लेकिन दूसरा इख्तियार ये होता है कि अगर उन पर एतराजात है तो एतराजात को बाकायदा तौर पर रिटन फॉर्म में लिख के वो फिर कौमी असम्बली पार्लियामेंट को वापस भेजते हैं, सेनेट को वापस भेजते हैं, मुश्तरका इजलास होता है और उसके बाद उस पर गुफ्तगू शुनीद की जाती है और दोबारा से वो फिर सदर के पास जाता है और सदर को फिर भी एतराजात होते हैं तो फिर वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब जनाब, सिर्फ यही नहीं, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने सदर मुमलिकत की ट्वीट को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल करार देते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अब अगर ये एक बात है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की कौमी और दो सूबाई असम्बलियां गुज़िश्ता दिनों कबल अज वक्त इसलिए तहलील कर दी गई थी ताकि बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके। असम्बलियों की तहलील के बाद मुल्क में एक निगरां हुकूमत का तकर्रुर किया गया ताकि आईनी तौर पर आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन हालिया मंजरनामा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के बाद यह तो तय है कि अब इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद किसी सूरत मुमकिन नजर नहीं है। यहां काबिल गौर बात यह भी है कि इंतखाबात में ताखीर और सियासी मंजरनामे में तब्दीली के असरात की झलक अवाम की जिंदगियों पर भी साफ देखी जा सकती है। जैसे जनाब, अबूरी हुकूमत आने के बाद मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ गई, पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी देखने में आई और आलमी मंडी में सोने की कीमत में मजीद कमी के बावजूद मकामी मंडियों में सोने की कीमत में इजाफा देखने में आया है। अब इन तमाम सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि इंतखाबात में ताखीर से सियासी जमातों को जो नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम किस कदर असरअंदाज हो सकेंगे इसका फैसला वक्त ही करेगा। लेकिन कुछ सियासी जमातों के लिए यह फेवरेबल पोजीशन होगी कि जनाब इंतखाबात 90 रोज के अंदर नहीं होते। तमाम चीज़ों पर आज बात करते हैं। माहिर कानून जहांगीर जदून साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा खुर्रम रोकड़ी साहब IPP के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। आप तीनों शख्सियात का सर शुक्रिया। अगर आप दोनों इजाजत दें सर, मैं जरा जहांगीर जदून साहब से थोड़े गुफ्तगू शुनीद करना चाहूंगा। माहिर कानून है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सर, आर्टिकल 75 ये कहता है कि सदर के पास अगर कोई बिल जाएगा, अगर मैं गलत हूं तो आप तस्दीक कर दीजिएगा, तो उनके पास दो इख्तियारात होते हैं। ये निगरान वजीर कानून ने भी बात बोली कि या तो जिस पर सिग्नेचर कर दें, जो पहला एक रास्ता होता है, दूसरा वो वापस भेज दें लेकिन एतराजात लगा के भेजें। अब आज जो सारा कुछ सदर मुमलिकत साहब की ट्वीट निकलकर सामने आई, मैं ये सोच रहा था कि इतवार का दिन जो है ना थोड़ा सुकून वाला दिन होता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में सुकून का दिन खैर कोई भी नहीं है। आप इस सारे मामले में क्या कहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब देखें, जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर 1 के जो बिल भी पार्लियामेंट से पास होके जाता है, सेनेट से और नेशनल असम्बली से, उसको वो साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। तो उसके बाद उसकी जो उसकी दूसरी शक है उसमें यह है कि अगर प्रेसिडेंट के माइंड में ये आता है जी इसको वापस भेज देता हूँ, रिकंसिडर करे, लफ्ज़ है रिकंसिडर, या इसकी कोई प्रोविजन को, पूरे बिल को नहीं या किसी दूसरी प्रोविजन को रिकंसिडर करें तो वो वापस भेजेगा, या उसके अंदर एक तीसरी चीज़ है, या अगर उसके अंदर को वो चाहता है कि ये अमेंडमेंट जो है करें तो वो कहेगा कंसिडर करें। मतलब अपनी ओपिनियन भी दे सकता है कि इस बिल के अंदर ये चीज़ें जो है कंसिडर करें। 3 चीज़ें वो कर सकता है, एक तो पूरा बिल वापस कर दे, ये जी इसको रिकंसिडर करें, या उसकी कोई प्रोविजन पे लगा दे कि ये फलानी जो इसकी क्लॉज है, 1 है, सेक्शन A है, B है, C व्हाटएवर है, कि जी इसको रिकंसिडर करें। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप से कोई ऐसा ही अमेंडमेंट प्रपोज करे जी कि इसको कंसिडर करें, तो फिर वो पार्लियामेंट का दोबारा अख्तियार है कि वो उसको कंसिडर करती है नहीं। अब ये जो इबाम पैदा हो गया, इसके अंदर बड़ी चीज़ें हैं कि अगर
प्रेसिडेंट ने उस वक्त बिल रिटर्न किया है तो उसका पीछा किया है, नहीं किया है, पूछा है, या उन्होंने कहा जी तो एक्ट बन गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कहती है जी यहाँ पे भी रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन डीमिंग क्लास की वजह से वो एक्ट बन गया। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर कोई जवाब नहीं है इसका क्लियर कट, जिस तरह सेक्शन 3 के अंदर जवाब है कि अगर दोबारा पार्लियामेंट पास करती है विद इन 10 डेज तो वो प्रेसिडेंट अगर नहीं भी सेंड देता तो वो डीम टू बी एक्ट, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो है अगर मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ने कह दिया जी इसको वापस करो, लेकिन उसके कह देने का ये है कि उसको फाइल पुटअप होती है, उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होता है या उसका जो लीगल बहुत बड़ा विंग होता है प्रेसिडेंसी के अंदर, वो एडवाइस करते हैं कि ये बिल आ गया है, इसका क्या करना है। तो प्रेसिडेंट के ये नहीं कि अपना साइन करके या ऑब्जर्वेशन, वो कह देता है कि वो सेक्रेटरी का काम यही होता है कि प्रेसिडेंट वर्बली बताया कोई फाइल पे लिखेगा कि इसको प्रेसिडेंट ने वापस किया है कि पूरा बिल कंसिडर करें या उसकी कोई जो सेक्शन है वो रिकंसिडर करें। तो इसमें आप फिर पार्लियामेंट दोबारा, अब इसमें ये था कि प्रेसिडेंट को तो पता था कि पार्लियामेंट आप जो है 9 अक्टूबर के बाद खत्म हो गई है, तो हो सकता है उन्होंने एक वो छोड़ा हो कि जी आप जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी तो फिर मैं इसको वापस भेजूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली। सर मेरा कंसर्न बड़ा क्लियर है सर, मैं आपसे चाहूंगा इस पर जरा मेरी रहनुमाई करें। जहांगीर साहब ये बताइएगा, ये सदर साहब ने क्लियरली एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे मुलाजिम ने गालिबन शायद मेरी बात नहीं मानी, यानी आप उनका क्लियर है। अब मैं राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, ओ कानून के माहिर भी हैं, दाखिला के वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा जनाब इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, एक सदर साहब हैं, एक उनके PS हैं, एक उनके MS हैं, अब ये यहां पे तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सर नजीर मिलती है माजी में कि सदर साहब ये कहें कि मैंने तो इसको वापस करने का कहा था, लेकिन उसमें एक चीज यहां पर ये उसका जेली सवाल है कि ये भी बनता है कि उसमें उन्होंने कोई चीज लिखी नहीं, या तो उनको सिग्नेचर करनी चाहिए थी या फिर उस पर एतराजात लिखने चाहिए थे। नहीं, प्रेसिडेंट खुद नहीं लिखते, प्रेसिडेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है, इस तरह प्राइम मिनिस्टर के पास समरी जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाते हैं और फिर वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर एग्रीड है, ये पैरा इतना है तो प्रेसिडेंट को भेजे। तो इस तरह प्रेसिडेंट जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो प्रेसिडेंट कहता है ये बिल आ गया, उनका एक लीगल सेक्शन भी होता है, मिलिट्री सेक्रेटरी का इससे इतना ताल्लुक नहीं होता, तो एक पूरा लीगल विंग होता है, एक हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट का एडवाइजर होता है लीगल, वो उनको लीगल चीजें सारी बताता है कि इसमें ये कर। तो प्रेसिडेंट ने अगर बताया तो वो प्रेसिडेंट फिर उसमें बारे में पता करते जी कि वो फाइल ले आओ, उसमें मैंने वापस भेजी थी, उस पर आपने क्या लिखा है, वापस रिटर्न कर दिए। डिस्पैच डायरी नंबर होता है, वो रूल ऑफ बिजनेस के अंदर लिखा हुआ है, एक फाइल आती है, उसका एक तरीका होता है। ये नहीं है कि फाइल कोई दबा के बैठ जाए, अगर दबा के बैठ गया तो प्रेसिडेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए था जी कि मैंने फाइल वापस भेजी है, आपने अभी बात, क्योंकि 10 दिन का सारा टाइम है उसमें। लेकिन अब इस आइन के अंदर ये वैक्यूम है कि अगर मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया है, वो आगे से अगर किसी ने छुपा दिया है, गायब कर दिया है, तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि क्या सर गैजेट ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ, मतलब मैंने इस चीज को अभी देखा, ये 19 तारीख को गालिबन ये दोनों कानून नाफिजुल अमल हो गए थे। आज 20 तारीख है जब ये सदर की तरफ से एतराजात आए, कल खबरें चल गई थी कि जनाब उन्होंने सिग्नेचर वगैरह कर दी हैं। सर मीनवाइल आपको लगता है कि कुछ बात हुई होगी या कुछ डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि एतराज तो उसी वक्त आना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात कि आरिफ अलवी साहब ने अपना पर्सनल अकाउंट यूज किया है ये अपने तहफुजात को या अपनी शिकायत को एड्रेस करने के लिए, नहीं बजाय इसके कि वो अपना पर्सनल अकाउंट यूज करके मीडिया को ये बताते हैं, उनको ऑफिशियली देखे ना, वो सदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्लियामेंट तो देखे ना जो मर्जी है, लेकिन सदर के बगैर जब वो साइन नहीं कर गए एक्ट ही नहीं बन सका। इतनी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी हुई है, तो ये ट्वीट करना कोई मकसद तो नहीं है। वो तो प्रेसिडेंट एक्शन लेता, बताता अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि जी मैंने आपको कहा था कि इसको वापस करना है, तो आपने वापस क्यों नहीं किया, मैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेता हूँ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। या जो उनका लीगल एडवाइजर था उसको कहते जी कि मैंने तो आपको कहा था उस तरीके को वापस करो, क्योंकि उस लाजमी जिस डेट को उनको उसके अंदर एक खतो किताबत जो होती है, जिस डेट को उनको प्रेजेंट की हुई समरी कि ये बिल आ गया जी, इस पर आप क्या क्या राय देते हैं, इसके अंदर बिल के अंदर ये चीजें हैं, तो आप इससे एग्रीड हैं तो ठीक है, नहीं है तो उस दिन का पूरी करस्पॉन्डेंस के अंदर मौजूद होगी लाजमी। सर मैं बिल्कुल मैं आगे बढ़ता हूं, आपकी तरफ वापस आऊंगा सर, जरा डिटेल में इस पर बात करेंगे। रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रोकड़ी साहब ये बताइएगा सर, ये आपने देखा माजी में इस तरह का मामला होगा, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सदर साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ये कहा जा रहा है आर्टिकल 75 की खिलाफ वर्जी हुई है, गैर मौसर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि गैर मौसर करना है कि इख्तियारी सदर को नहीं है, हाँ वो एतराजात कर सकते हैं या सिग्नेचर कर सकते हैं। मिर्जा साहब वो एक शेरन जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन बदबख्ती है हमारी
कि इतना सीरियस मामला और उसको कंट्रोवर्सी बनाकर इस शख्स ने पेश कर दिया कौम के आगे, और वो भी एक ट्वीट के। और ट्वीट किस लिए है, यानी आप देखें, ओहदा देखें और ट्वीट पे डाला जा रहा है, तमाम मलबा डाला जा रहा है, जबानी, ये सारी चीजें जबानी हो रही हैं कि मेरे अमले ने मेरे साथ ये कर दिया और मैं कसम उठाता हूं और मैं फलानी कसम उठाता हूं। हम एज ए कौम, हमारे लिए निहायत शर्मिंदगी का मकाम है। एक आदमी जब इस मकाम पर पहुंचता है तो वो एक बहुत बड़ा हल्फ लेता है कि मैं अपनी इस रियासत के साथ, अवाम पाकिस्तान के साथ मैं वफादार रहूंगा, और वो फिर किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं रहता। सही है। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद, ये पिछले आप कुछ अरसा देख लें, एक बिल इसके ऑफिस से अगर आपको ठीक तरीके से वापस जाता हुआ मिले तो मैं इसकी आज वाली बात पर भी एतबार कर लूंगा। दरोगोई है, मुल्क के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, मामलात को कंट्रोवर्सी बना के पेश करने का, मामलात को कंट्रोवर्सी बना के पेश करने का एक प्लान मंसूबा है। वजह क्या है? अच्छा, ये जो बिल है इसका असर किस पे होता है? क्या जो दुकानदार है उस पे असर है या बिजनेसमैन पे असर है? इसका असर है उन लोगों पे कि जो मकाम पर आते हैं और फिर वो सीक्रेट या टॉप सीक्रेट कुछ डॉक्यूमेंट्स या तमाम चीज़ों के साथ जब वो डील करते हैं तो वो इतने बेहतियाती के साथ बाहर जाते हैं कि अपनी इस जबान से कलमात को हर जगह फैलाते हैं और उसमें मुल्क का नुकसान होता है। ये वो तरमीमी बिल है जिसके बाद बहुत सारे लोग जो निहायत आज़ाद और आवारा हुए हैं वो बंद जाएंगे और उनको खौफ होगा कि मैंने ये काम नहीं करना। विदाउट, अगर किसी को कोई थ्रेट ना हो या कोई खौफ ना हो तो किसी भी सीट पर बैठा हुआ आदमी जो मर्जी करे। आपके सामने है साइफर वाला मामला, हम भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है, इंटरनेशनली भी भुगत रहे हैं, कौम भी तकसीम हो गई। इशू इसके साथ क्या है? सदर मुमलिकत पाकिस्तान के साथ सो कॉल्ड ऑनरेबल पर्सन ही शुड बी, लेकिन नोबिलिटी क्योंकि फुकदान है, एथिक्स का फुकदान है, कौम ऐसी जगह पर चली गई है कि बड़े बड़े मकाम पे बैठे हुए आदमी को यह एहसास नहीं कि मेरा असल मकाम क्या है और मेरा तरीका क्या होना चाहिए। ट्वीट, यार इतनी गैर संजीदा हरकत। सर, आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, आप ज़बानी कलाम कर रहे हैं। इससे पहले को 10 बिल गए हैं जो सिग्नेचर होने के लिए गए, और मैं पढ़ रहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, 10 और बिल हैं जिस पर एतराजात लगाकर इसको वापस भेजा गया। मेरा पॉइंट सर सिंपल सा ही है, मैं वही इसको इन्होंने खाली क्यों वापस कर दिया? और फिर दूसरी बात, एक दिन के बाद मैं उसी चीज मिर्जा साहब के देखें, ये फाइल जब जाती है ना तो ये ऐसे नहीं होता कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो सारा कुछ लिख देता है और इसने पेन इस्तेमाल नहीं करना। इसकी टेबल के ऊपर पेन पड़े हुए हैं, वो पेन ये इसने सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसने इंडोर्स करना है। या उसको ये सीन लिखेगा, या उसके ऊपर को स्पीक लिखेगा, या उसके ऊपर को कहेगा कि इसको रिटर्न कर दो। ये पेन उसके पास इसलिए है, उसने लिखना होता है। लेकिन इस तमाम केस को उधेड़ना बहुत जरूरी है कि ये इंटेंशनली इस कंट्रोवर्सी को क्यों डेवलप किया गया और ये चाहते क्या है मुल्क के साथ करना। और जैसे जैसे वो शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुआ, ये गिरफ्तारियां जैसे बढ़ती जा रही हैं और जैसे मामला तंग होते जा रहे हैं उन लोगों पे जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया इंटेंशनली, तो इस सीट के ऊपर बैठा हुआ शख्स आज के दिन ये हरकत क्यों कर रहा है? और ट्वीट के साथ, यानी इंक्वायरी क्यों नहीं की तुमने? तुम जिस मकाम पर बैठे हो उस मकाम का क्या 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 मनसब के मुताबिक उसके इख्तियारात क्या नहीं मालूम? 4 साल हो गए, 4.5 साल में नहीं मालूम? अभी तो आप वो डेंटल डॉक्टर नहीं रहे ना, अभी तो आपको 4.5 साल सदर मुमलिकत पाकिस्तान हो गए, आपको बड़ी सारी चीजें पता है। आपने तमाम पिछले तरामीम जो बिल हैं जितने भी आए हैं, आपने हर किसी के साथ खिलवाड़ किया, उनको लेट किया, जबकि ये आपका इख्तियार ही नहीं है। आपको मालूम है कि बिल पास करना पार्लियामान का काम है, सेनेट का काम है, आप एक उसके अंदर एक हिस्सा हैं, लेकिन आपके पास इख्तियार नहीं है। आप पास नहीं भी करेंगे तो वो बिल बन जाएगा। सिर्फ कंट्रोवर्सीज, सिर्फ और सिर्फ मसाइल पैदा करना, और ये चीजें हमने आगे एज ए कौम देखनी और खुल के बातें एक दूसरे के साथ करनी चाहिए। ये लिगी लपटी छोड़ देनी चाहिए। वी शुड बी ईदर ऑन दिस साइड कि हमें पता होना चाहिए सच क्या है, और दिस साइड कि हमें पता होना चाहिए झूठ क्या है। अब हमने तवाज़ुन करना है, मिली जुली चीजों के साथ हम चल रहे हैं। उभाम, इश्कालात, शुभात हर तरफ से, और ट्वीट कर रहा है। इसको चाहिए था कि यूनाइटेड नेशन को भी खत लिखता। यानी हद है कि आप इस मनसब के ऊपर बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, और अल्फाज जरा ट्वीट के ऊपर गौर करें। शर्मिंदगी होती है कि हम आज किस जगह पर खड़े हैं।
सर एक परसेप्शन ये भी तो था ना, आपको याद होगा एक समरी आई थी, उस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह गिरफ्तार भी नहीं थे, वो इस वक्त जमान पार में मौजूद थे। सदर साहब की तरफ एक समरी आई, समरी पर सिग्नेचर करने के बाद हमने देखा जनाब वो चले गए, मुशावरत करने गए, मुशावरत करने के बाद सिग्नेचर कर दिए गए। सर ये सारी चीजें फेस सेविंग हो रही है, क्योंकि कल से लेकर अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हो रही है ना, ये सीक्रेट एक्ट के तहत भी हो रही हैं। आपको लग रहा है ये फेस सेविंग करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सियासती पार्टी से तो ताल्लुक है उनका? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल ये फेस सेविंग, ये इतना मजबूर हुआ है किसी साइड से कि इसको ये करना पड़ा है। फेस सेविंग क्या करना है? अलवी साहब ने कौन सा को इसके बाद जाके हमालिया फतह करना है? जो कुछ इन्होंने करना था कर लिया, जो मुल्क के साथ होना था हो गया। इसके बाद दोबारा जाके इन्होंने अपने क्लिनिक के ऊपर बैठ जाना है और वही काम करना है जो इनका पहले था। ये फेस सेविंग नहीं है ना। कराची के अंदर इस वक्त इनकी वो मकबूलियत है, देयर इज समथिंग, व्हाई हैज ही डन दिस थिंग एट दिस मोमेंट, और वो भी ट्वीट के ऊपर। व्हाई नॉट एनीथिंग ऑफिशियल? क्यों नहीं? परसों तक तो प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दिया कि जल्दी नॉमिनेट करो निगरान वजीर आला वजीर आजम। उस वक्त तो दस्तखत करते हुए कोई इशू नहीं था, जबकि जरूरत भी नहीं थी उसकी। तो इस सारे मामले में हजरत क्यों खामोश रहे हैं और आज क्यों झूठ बोल रहे हैं कि मुझे आज पता चला है? मुझे पता है, आपको पता है, तमाम पाकिस्तान को पता है कि बिल पास होके साइन होके बिल इंप्लीमेंट हो गया। वो कह रहे हैं मुझे आज पता चला है। ठीक है, बिल्कुल। तो इन तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। सही। मैं सर आपकी तरफ वापस आता हूं, कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। कैसर साहब, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है सर, ये गैजेट ऑफ पाकिस्तान में उनका बाकायदा तौर पर ये अब है बिल, ये नाफिजुल अमल हो चुका है, इसके तहत गिरफ्तारियां हुई हैं। सदर साहब ने एक ट्वीट कर दिया, ट्वीट भी उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से किया। अब ये पर्सनल अकाउंट से ट्वीट करना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि आप उनके पर्सनल अकाउंट से आप उस चीज की वेरीफाई कर रहे हैं या आप उस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कानून की अभी कानूनी हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके यहाँ बड़ा तफसील से बात हो चुकी है, कानूनी बात भी की हो चुकी, और ये सारी बात जो है आज सारा दिन होती रही पूरे मीडिया पे। बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि प्रेसिडेंट साहब को इस आर्टिकल 75 में दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो है कि वो इंडोर्स कर दें और वो बिल की शक्ल जो है वो कंफर्म हो जाए और इंडोर्स हो जाए और वो कानून बन जाए, और दूसरी ये है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन कर दें। सीधी सीधी बात है, 10 दिन के अंदर। ये बाद में कल बिल जो है वो नोटिफाई हो गया और वो कानून की शक्ल बन गया, और आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब। इससे पहले क्यों नहीं? और इससे पहले कभी आज तक, वो तकरीबन 5 साल से प्रेसिडेंट हैं, कभी इससे पहले भी ये हुआ? ये आखिरी दिन और आखिरी बिल में क्यों हुआ? ये सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी बिल पे जो है वो क्यों ऐसा हुआ? ये तो एक बड़ा ही सीरियस मैटर है कि प्रेसिडेंट साहब को पता नहीं लगा, आज वो कह रहे हैं। तो ये इतना अहम बिल था, तो प्रेसिडेंट साहब ने 10 दिन तक ये कंफर्म ही नहीं किया कि वापस हो गया, और जो उन्होंने उनके मुताबिक हिदायत की हैं उस पर अमल हुआ या ना हुआ। और आज बिल बन गया, कल बिल इंडोर्स हो गया और वो कानून बन की शक्ल में आ गया। तो ये एक बात ऐसी है जिस पे मैं समझता हूँ फर्दर डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ा क्लियर और बात है कि प्रेसिडेंट साहब अपने आप को वो नहीं वो चाहते थे कि कोई, क्योंकि इसके जो एक्शन होने हैं वो अपने जी मैं पूछ रहा हूँ, अगर जो एक्शन हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं आज आप इसके बिल के तहत तो हो रही हैं ना, तो वो अपने आप को ये कह रहे थे, वो अवॉइड कर रहे हैं कि मैं इसमें शामिल हूँ, हालांकि वो शामिल हैं। जी ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पर जरा बात करेंगे। जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब ये बताइएगा सर, ये मामला भी अब अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है, अदालत में ही इस बात का फैसला होगा। सर ये लास्ट टाइम सियासी जमातों के जो मसाइल थे वो सियासी जमातों ने कब सॉल्व किए थे? ये सियासी जमातों की नाअहली है या क्या मामलात हैं कि सारे मामलात फिर अदालतों में ही फैसले होते हैं? नहीं, अदालत में जाने का क्या, किस लिए अदालत में जाए? बिल तो पास हो चुका है। अब हम इसकी ट्वीट की तरफ आते हैं। ये कहता है ट्वीट के अंदर कि मैंने अपने अमले से कहा कि बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुयस्सर बनाया जा सके। यानी आप थ्योरी जरा सुने। अच्छा, फिर उसके बाद लिखते हैं कि मैंने कई बार तस्दीक की लेकिन मुझे पता नहीं चला। 24 घंटे खामोश रहते हैं हजरत, और इनको यह भी पता नहीं चलता कि सेनेट से वो बिल अप्रूव हो गया, सारा कुछ पास होने के बाद वो कहते हैं मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया, आज पता चला, पहले कुछ नहीं पता चला। पाकिस्तान पूरे को पता है, हजरत को पता नहीं था। अब फिर आगे लिखते हैं कि अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। इससे मुतासिर कौन होंगे? मुझे तो इसका कोई फिक्र नहीं है, ना कैसर शेख साहब को फिक्र है, ना जदून साहब को फिक्र है, ना मिर्जा साहब आपको फिक्र है। कौन मुतासिर होंगे इस बिल के साथ? कौन वो लोग हैं जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुर्म किए हैं? कौन वो लोग हैं जिनको वो राज जो उस सीट के ऊपर बैठने के बाद उनको उस राजों का पासबान, उनका निगहबान होना चाहिए था? कौन वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के राजों को अफशा किया और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई के बायस बने? अब वो लोगों से ये माफी मांग रहा है। यानी जस्ट थिंक, ये समझते हैं कि पूरी कौम बेवकूफों की है, और ये समझते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज हैं जो कल्ट इन्होंने डेवलप की। और अनफॉर्चुनेट चीज क्या है कि बीइंग एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं, रियासत की। ये अपनी उस कल्ट के जो 4-5 इसके जो लीडर्स ऑफ दैट कल्ट हैं, ही इज मोर सिंसियर टू देम, प्रोटेक्टिंग देम, और आके अपना असल हक का किया हुआ काम उसको आज आके कंट्रोवर्सी में पेश कर रहा है। यानी ये 4.5 साल सदर रह चुका है। अगर 2 महीने हुए होते, हम कहते कि जी डॉक्टर साहब ताज़ा डेंटल सर्जन से यहां पर आए हैं तो 2 महीने हुए, इनको टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जदून साहब ने कहा, एक प्रोसेस है, एक जस्टिस बैठा हुआ है, लॉ डिपार्टमेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है। एक पटवारी की लिखी हुई चीज को रदल बदल नहीं किया जा सकता। इतनी इंडोर्समेंट होती हैं, 6 जगह पे डायरीज लगती हैं। ये हमें समझते हैं हम मजाक हैं, हमें कुछ चीज का पता नहीं चलता। तो दिस इज वेरी वेरी ड्रामेटिक कंडीशन और सिचुएशन जिसको इसने क्रिएट किया है इंटेंशनली। आई वुड से इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया इंटेंशनली। और किसके ऊपर? शर्म आनी चाहिए ट्वीट के ऊपर। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है सर, मैं देखें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। रोकड़ी साहब, मैं इसका जवाब ना, ये आपने जो पॉइंट उठाया ना बहुत वैलिड है। जदून साहब ये बात बिल्कुल अब मैं अगर इस ट्वीट का, जो कि निशानदेही खुद रोकड़ी साहब ने की है, इस ट्वीट की अगर आखिरी लाइन पढ़ें, ये जो सीक्रेट एक्ट बनाया गया है, ये इसमें तरमीम की गई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये उन लोगों के खिलाफ है जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है जो आखिरी लाइन सदर मुमलिकत ने अपने ट्वीट के अंदर लिखी है, उससे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इसकी खिलाफवर्जी की होगी, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी होगी, और वो इसके जुमरे में आके गिरफ्तार होते हैं, वो उनसे माजरत खा है। मैं इसको यही समझूंगी। नहीं, देखें, जो भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस होता है, ये उसकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके वर्किंग के दौरान जो भी उसके पास स्टेट सीक्रेट आता है, बिकॉज उसको पर्सनल कैपेसिटी में नहीं वो चीज़ बताई जाती है, उसको एक ऑफिशियल कैपेसिटी में बताई जाती है। चाहे वो जिस भी ऑफिस पे काम कर रहा है, वो पब्लिक का एक ट्रस्ट होता है, वो ऑफिस होल्ड कर रहा होता है। तो देखें ना, बाद अब हमारे जहन में भी चीज़ें होती हैं। हमारे से भी जब मैं एडवोकेट जनरल था तो कुछ आके लोग बात करते हैं, तो वो अब हम टीवी पे या इधर उधर तो या नहीं बता सकते या पब्लिकली नहीं इशू कर सकते, क्योंकि उनका कोई एक, जब आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे थे तो वो बेशुमार चीज़ें आती हैं। और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या जो फेडरल मिनिस्टर होते हैं, इन्होंने देखिए पॉलिसी बनानी होती है, बहुत बड़ी अहम पोस्टें होती हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी है, कोई इंटीरियर की पॉलिसी है, कोई और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप वो वाली चीज़ें आप आके पब्लिकली तो नहीं बता सकते।
तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या इस तरह या फौज के अंदर है कोई ऐसी उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। रोकड़ी साहब मेरे हाल में आर्मी से सर्व किया इन्होंने, तो वो आप आगे पब्लिकली तो नहीं आप बता सकते जी कि ये इस तरह है। सर मेरा पॉइंट वही है ना, मैं आपसे बेसिकली सवाल यही करना चाह रहा हूं। अब इसकी दो चीजें देखिए, एक पढ़े लिखे इंसान में जो कि टीवी पर आके गुफ्तगू कर रहा है, जो एक पब्लिक होल्डर है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी गुफ्तगू में और एक पान वाले की गुफ्तगू में फर्क होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल का फर्क होना चाहिए। अब सर मैं इस बात को, अगर मैं जो ट्वीट है उसको मैं इस जुमरे में लूं, जैसे आप आम इंसान कहता है कि भाई वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस मुल्क के अंदर लॉ है, इस मुल्क के अंदर जस्टिस सिस्टम है, कानून है। अब आखिरी लाइन का मतलब तो यह है कि ये कानून बनाया मासूमों के खिलाफ है, ठीक है, जिसलिए उनसे माफी मांगते हैं, और या तो फिर उन लोगों के खिलाफ बनाया जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उनसे माफी मांगते हैं। दोनों में क्या फर्क है फिर? नहीं, इनको माफी मांगने की क्या जरूरत है, इन्होंने क्या किया? तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं ना, ये तो देखो ना, अगर एक्ट इस तरह भी बन गया तो पार्लियामेंट ने बनाया भाई। प्रेसिडेंट तो देखे ना, अगर मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट होती, प्रेसिडेंट वापस कर देते तो वो दोबारा पास होता, ऑटोमेटिकली डीम टू बी द एक्ट। वो तो पार्लियामेंट को आप गलत तो नहीं बोल सकता प्रेसिडेंट उसका, वो तो एक्ट बनना ही बनना होता है। कल को आप एक गवर्नमेंट ने कल इसको कहती है जी ये ऑर्डिनेंस नाफिज करें जी, हमारे इमरजेंसी है, हम पार्लियामेंट नेशनल असेंबली तो नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या रिफ्यूज कर देगा जी कि मैं किसी पार्टी से लग रहता हूँ या मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैंने ऑर्डिनेंस इशू नहीं करना। ये प्रेसिडेंट साहब पीटीआई के दौर में कितने बार ऑर्डिनेंस इशू करते रहे, कभी इन्होंने कहा ये मैं ऑर्डिनेंस नहीं इशू करता है कि हालात नहीं है। हालांकि हमें उसको बहुत बड़ा साथ एतराज था, रोकड़ी साहब तो पार्टी में मौजूद थे इनकी, बिल्कुल क्या हम कहते थे जी ऑर्डिनेंस की मशीनरी लगाई हुई है, यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है ऑर्डिनेंस की, यार 2 मिनट के बाद एक नया ऑर्डिनेंस। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान थे, उनकी अपॉइंटमेंट कर दी थी ऑर्डिनेंस के तहत, जो हो नहीं सकती थी। उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उसको बाईपास करते हुए प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिए। अब ये तो नहीं है कि आप जो प्रेसिडेंट है इसका ऑफिस जो है बड़ा न्यूट्रल होता है और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, उसको स्टेट के जो है जिस भी पार्टी का प्रेसिडेंट हो रियासती होता है सर, नो डाउट। लेकिन सर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूंगा जदू साहब, अगर ये मामला अदालत में चला जाता है तो क्या ये कानून वापस हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, अदालत में देखिए इसका तो अभी एक पहलू पे जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह वो जो आए थे केयर टेकर लॉ मिनिस्टर, वो भी कह रहे थे कि हमें ये मिला नहीं है। तो अब ये मिला नहीं है तो इसमें ये है कि प्रेसिडेंट या तो कोई इंक्वायरी करे, ये अदालत में उसके जाने की तो नहीं बनती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बिजनेस है। अदालत तो ये है कि अगर कोई इसमें इबाम पैदा हो गया जी कि 10 दिन अगर कोई चीज बीच में से गायब हो गई है तो वो डीम टू एक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। अब प्रेसिडेंट ने वो कहता है मैंने साइन ही नहीं किए, भाई साइन नहीं किए तो वो दूसरे दिन आप इंक्वायरी कराते हैं कि चीज कहाँ पे रखी गई है, उसको पार्लियामेंट वजूद में होती तो वो दोबारा रिकंसिडर कर लेते। अब ये तो नहीं कि पार्लियामेंट खत्म हो जाए तो आपको बाद में याद आए तो आप कहें जी मैंने साइन ही नहीं किए थे। तो इस तरह तो बहुत शिकूक। बात बिल्कुल सही सर। मैं कैसर साहब की तरफ फिर जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे फिर दोबारा ब्रेक पे जाना है। कैसर साहब, वैसे सुबह से जब मैं ये चीजें देख रहा था ना, लोगों के जहन में अभाम था, लोग ये भी बातें करने लगे थे, देखिए सदर साहब ने साइन नहीं किए, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए सदर के नाम के साथ किसी और ने साइन कर दिया। एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे चल रहा था। खैर फिर हुकूमत ने आके, निगरान हुकूमत ने आके बोल दिया नहीं उस पर सिग्नेचर्स नहीं है। सर ये पाकिस्तान का किस तरह का इमेज पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है? ये चीज पहले इन्वेस्टिगेट होके कल्प्रेट को सामने ले आते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? जी बिल्कुल, ये देखिए सीधी सीधी बात है। सदर साहब को पता था कि असेंबली ख़त्म हो रही है, अगर वो ऑब्जेक्शन लगाते तो वो तो लाजमी तौर पे बिल पास नहीं, ये कानून बनता ही नहीं। खुद कानून, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इसकी टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो ऑब्जेक्शन लगाते, उनकी नीयत होती, वो कैटेगोरिकली ऑब्जेक्शन लगाते। अब क्योंकि ये बिल पास हो गया, वो अपना नाम नहीं बनाना चाह रहे कि उन्होंने उसको नहीं ऑब्जेक्शन लगाया, तो वो जो जिस तरह गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो तो वो पीटीआई के मेंबरों की भी गिरफ्तारियाँ आपके सामने हो रही हैं। सीक्रेट एक्ट है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो ये थे वो उन सिलसिले में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो सदर साहब के पास ये इख्तियार तो था ना कि ऑब्जेक्ट करते, तो क्योंकि अगली असेंबली खत्म हो रही थी, ये बिल बनता ही नहीं कानून। बिल्कुल। तो ये डेलिबरेटली तो कानून बनवाया सदर साहब ने। अगर आज वो रिग्रेट कर रहे हैं उन लोगों से जो गिरफ्तार हो रहे हैं, तो बड़ा क्लियर बात हो गई ना, इसमें तो कोई इल्जाम रह नहीं गया। चलें, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम रोग मौजूद थे और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर खबरों पर भी बात करेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, 2 रोज पहले 18 अगस्त को पीटीएम और कलअदम टीटीपी इस्लामाबाद में एक नाकाम जलसा करते हैं, जिससे पीटीएम और कलअदम टीटीपी का मुल्क दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आता है। इस नाकाम से जलसे में मंजूर पिश्तीन और अली वजीर बैरूनी एजेंडे पर कार फरमा होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये शरपन्ना नासिर ने पाकिस्तान में बसने वाले गैर कानूनी अगवानियों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश करते हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं। ठीक एक रोज बाद 19 अगस्त को शिमाली वजीरिस्तान की तहसील शव्वाल में पुलिस जराये के मुताबिक एक तरक्याती मंसूबे पर काम करने वाले मजदूर जब काम करके घर वापस जा रहे थे तो कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों ने इस गाड़ी को बम धमाके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 11 मजदूर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मजदूर शदीद जख्मी हैं। मजदूरों की इस गाड़ी में कुल 16 मजदूर सवार थे। जब ये ताने बाने जुड़ते हैं तो फिर वाज़ेह होता है कि टीटीपी दहशतगर्दों का मासूम और निहत्ते मजदूरों को टारगेट करना उनकी पाकिस्तान और अवाम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। और ये दहशतगर्दी का वाकया तरक्की करके उन दुश्मनों की असलियत को कबायली अवाम के सामने अया करता है। पीटीएम और टीटीपी के शरपसंद अनासिर की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती जनाब, बल्कि टीटीपी ने दिन की रोशनी में जिन मासूम लोगों का खून बहाया, रात को यही पीटीएम के सौदागर गमजदा खानदानों के पास जाकर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियां और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ अमल नजर आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जहर उगलते हैं और रियासत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं, जिसे हमारे गयूर कबायली अवाम बिल्कुल मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन इस सारे खून खराबे में टीटीपी और पीटीएम का मकसद सिर्फ और सिर्फ कबायली इलाकों में गैर कानूनी अगवानियों को इस्तेमाल करके इंतशार और अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है, ताकि वहां पर तरक्याती अमल को रोका जा सके, क्योंकि कबायली इलाकों में तरक्की आने से इन दोनों दहशतगर्द धड़ों का बाहर से आने वाले डॉलर्स का जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है, जिससे उनका खून आलूद और मुनाफकत से भरा कारोबार चलता है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत वक्त इन दहशतगर्द अनासिर और इनके हाथों इस्तेमाल होने वाले अफगानी निजात दहशतगर्दों और एहसान फरामोश गैर कानूनी पसंदों की मुकम्मल सरकूबी करे और इन्हें उठाकर वापस अफगानिस्तान भेजे, ताकि पाकिस्तान और बिलखुसूस कबायली अजला में तरक्की और खुशहाली के सफर को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि गयूर कबायली अवाम ना सिर्फ इन शरपसंदों का असल चेहरा भांप चुके हैं, बल्कि अब वो रियासत और रियासती इदारों के साथ कौमी जज्बे, हिम्मत और बहादुरी के साथ खड़े भी हैं। इन तमाम सूरत में बात करेंगे। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अब्दुल्ला गुल साहब, बताइएगा, अभी कुछ दिनों पहले आर्मी चीफ साहब ने भी मुलाकात की थी कबायली नुमाइंदीन से और उन्होंने कहा था कि जनाब अगर पाकिस्तान के अंदर रहना है तो पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की कोशिश की गई, ये मकासिद अब अवाम के सामने खुलकर सामने आ चुके हैं। चाहते ही नहीं है कि जो कबायली अवाम है या कबायली जो इलाके हैं वहां पर तरक्याती काम हो सके। जब वहां पर तरक्याती काम होता है तो मजदूरों को निशाना बनाया जाता है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि यह कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती है, यह कहानी वहाँ से शुरू होती है जब अशरफ गनी की हुकूमत अफगानिस्तान में होती है और वो पाकिस्तान मुखालिफ बाकायदा एक एजेंडे लेके चल रहा है और 185 वो वेबसाइट्स थी और 185 वो लोग थे जो बैठ के वहाँ उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर बाकायदा पाकिस्तान मुखालिफ एक डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट किया करते थे। ये बात तो अब सबको पता है। अब उनका कोई भी प्रोग्राम हो, हेलीकॉप्टर आया करता था अफगान हुकूमत का और पीटीएम की क़यादत को जो है वो वहाँ बाकायदा उस हेलीकॉप्टर में लेके जाया जाता था। सवाल ये पैदा होता है कि जब पश्तूनों को जो है वो टीटीपी मार रही थी तो कितनी दफ़ा पीटीएम ने उनके खिलाफ जो है एहतजाज का अलम बुलंद किया। दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका उनको मार रहा था पश्तूनों को, तो पीटीएम तो उनकी जो एक पपेट हुकूमत थी उसके साथ अपने मरासिम जोड़ने में बड़ा फख्र महसूस करती थी। उनके सरकारी प्रोटोकॉल, उनके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते थे। अब मसला ये यहाँ ये है कि पीटीएम की अगर पीछे जरा चले जाएं तो आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लड़के इकट्ठे पढ़ा करते थे जिनके अंदर मुराद सईद भी शामिल थे
और फिर जिस अंदाज में हमने केपीके के अंदर सीटीडी की कमजोरी देखी और पता चला कि सीटीडी का वहां ताना बाना ही खत्म हो चुका है, और उसके बाद जिस तरह से दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू कर दिया, और फिर जब वहां हुकूमत थी पीटीआई की अभी कुछ अर्सा कबल, तो उसमें हमने देखा कि दहशतगर्दों को किस अंदाज के अंदर वहां खुल खेलने का मौका मिला और बाकायदा उनके साथ रवाबित शुरू हुए, और जिस अंदाज के अंदर मामलात हुए, हद यह है कि सवात की कौम जो है वो सरापा एहतजाज हुई, सड़कों पर आई और उन्होंने उस दहशतगर्दाना जो रवैये थे उनकी नफी की। इस सारे में पीटीएम कहां खड़ी थी? बात यह है कि ये जो नारा लगाते हैं और अभी जो इस्लामाबाद के ऊपर आए, पहली बात है बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि जी ईमान हाजिर मजारी को जो है वो बाकायदा क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं काले कपड़े डाले गए, क्यों नहीं हथकड़ी लगाई? भाई अगर उनको हथकड़ी लगाते, उनकी वालदा ने तो पहले ही पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को खतूत लिखे में हैं कि जनाब किसी सूरत रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों को आप जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के अंदर जो है गिरफ्त करें। ये इनका बेसिक एजेंडा है। अब इसलिए उनको हथकड़ी जो है वो नहीं लगाई गई, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम चेहरे जिनके एविडेंस चाहिए था उनको इस्लामाबाद आने दिया गया, उनको जो है बाकायदा अपना राय का इजहार, जो कि उनका एंटी स्टेट बयानिया था, एंटी कंट्री बयानिया था, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया, उसको उन्होंने सामने लाए। अब उसकी बुनियाद के ऊपर उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात तो बड़े वाज़े नजर आए। ये तो इनके जितने कनेक्शन थे वो नादरा के जरिए फेस रिकग्निशन हो रही है, जितनी कम्युनिकेशन थी उसको बाकायदा जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है और तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी अपना ली गई है, लेकिन साथ ये बड़ा समझने की जरूरत है कि इनको जब पहले वहां से डॉलर आ रहे थे, पहले इन लोगों को पैसा मिल रहा था पीटीएम को, तो फिर उसके बाद इन्होंने एक बयानिया बनाया कि जनाब फलाना जो है वो वर्दी के मुतालिक इन्होंने बड़ी बड़ी अजीब बातें की, उस वर्दी के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा पहनती है। मैं आज पीटीएम की क़यादत से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने इस दहशतगर्दी की जंग को रोकने के लिए अमेरिका के खिलाफ या किसी भी के लिए आपने पाकिस्तान में से कितने लोगों को फ्रंट लाइन के ऊपर भेजा और कहा कि जनाब आप जो है दुश्मन का मुकाबला करें? तो आपको पता चलेगा कि सिफर इसका आंसर है। वो फौजी जो कहीं पंजाब से आते हैं, जो सिंध से आते हैं, केपी से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, वो आपके गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं या वो आपके जो है बलूचिस्तान से आते हैं, वो अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मादरे वतन को जो है वो दहशतगर्दों के नासूर से पाक करते हैं। ये लोग वहां क्यों नहीं जाते? क्या वजूहात हैं कि आज किसी ने ये बात करने की जहमत नहीं फरमाई कि आज राशिद मिनाज का जो है 52वां यौम शहादत है, आज उनको खिराज तहसीन। कभी आपने सुना इन्होंने शोहदा के लिए कोई बात की हो? ये शोहदा तो पाकिस्तान के शोहदा हैं, आपके और मेरे शोहदा हैं, हमारे आबाओ अजदाद की निशानियां हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कुर्बानियां दे के आज पाकिस्तान को संभाला। आज कबाइल के दरमियान में जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की सलमान मिर्जा साहब कि इन लोगों को मुस्तरद किया गया, मैं मकीन गया था वहां, बाकायदा कबाइल जिरगे के साथ मेरा खिताब हुआ। आप यकीन माने कि जो पाकिस्तान के लिए जोश व खरोश है, आपको याद होगा कि हालांकि बड़ा एक वाकया था जब अफवाज पाकिस्तान का एक ऑपरेशन चल रहा था और एक इख्तलाफ राय पाया जाता था, लेकिन जब भारत ने धमकी दी तो सलमान खेल कबाइल ने कहा हम अपने हथियार रख के पहले भारत के साथ निपटेंगे, फ्रंट लाइन के ऊपर जाके हम खड़े होंगे, बाद में अफवाज पाकिस्तान का सिपाही आएगा। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे गयूर कबाइल को। लेकिन जब बात आती है एक हाफिज कुरान की, मसला यह है कि हाफिज कुरान जब सिपह सलार का ओहदा उठाते हैं और कबाइल जिरगा से खिताब करते हैं, उसमें ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की बात करते हैं, उसमें बताते हैं कि हम फौजी नहीं बल्कि जहादी भी हैं। ये बयानिया जो है ये मगरिब को पसंद नहीं है और मगरिब की ईमा के ऊपर अफवाज पाकिस्तान को कौन बदनाम कर रहा है आपके सामने है। ये है इनका मसला जो है ना, वो कुछ और है। इस पर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बड़ा अहम मौजू करना बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।